बहुत ठंडी है भाई बाहर। बहुत ज्यादा सर्दी है आज तो, हद सर्दी है आज तो। मुझे इतनी सर्दी की आदत नहीं है भाई। पैदल आए? नहीं 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 नहीं, सर्दियों में गाड़ी चलाने का मन नहीं करता यार। तो कैब से आया। हाँ यार, सुबह भूकंप आया। आप लोगों की नींद खुली थी नहीं खुली थी? खुली थी? नहीं खुली? सुबह पता चला, किसी ने बताया कि वो आया होगा न्यूज। बहुत बढ़िया, न्यूज में देखा। अच्छा, पापा बता रहे हैं। गुड। कहां तक हुआ था लास्ट क्लास में? अच्छा, PCL 5। तो सुबह 2 बार अर्थक्वेक आया था बाय द वे। एक 6 बजे के आसपास आया था और एक 6:30 के आसपास आया था। हाँ, कुछ ऐसे ही आया था। 2 बार वो हिला है। शांत शांत शांत। आप लोगों को तो मुझे पूरा विश्वास है, पता ही नहीं चला होगा। दोस्तों ने बताया होगा कि हाँ हुआ था, बेड हिल रहा था। बढ़िया। हाँ भाई, तो सुबह सुबह मैं 6 बजे जनरली जगता हूँ। तो 6 बजे, आज 6:15 के आसपास जगा। तो मुझे पहला वाला वेव तो पता नहीं चला था, 6 बजे वाला। दूसरा वाला वेव तो प्रॉपर पता चला। मैं गर्म पानी कर रहा था गैस के ऊपर और प्रॉपर हिल रहा है वो। मुझे लगा ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया। ज्यादा गर्म में भी तो कभी कभी वो होता है। मुझे लगा बहुत ज्यादा देर तक छोड़ दिया मैंने। कभी कभी होता है ना, सुबह सुबह उठो, लगता है कि नींद में कुछ और ही काम कर दिया। वही लगा मुझे कि कहीं ज्यादा देर तक तो गर्म नहीं हो गया। फिर मेरे घर में एक टेबल है, मैं सोच ही रहा था कि उसके नीचे जाऊं। टेबल के नीचे छुप जाना होता है ना यार अर्थक्वेक में, सुना है आपने? तब तक अगल बगल वाले एकदम इधर उधर निकल रहे हैं, सब लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। हमने कहा गधों, इसमें और फंसोगे, सीढ़ी से जाओ। लेकिन मैं 12वीं फ्लोर पे रहता हूं। फिर मैंने सोचा मॉर्निंग एक्सरसाइज नहीं करता हूं, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं आराम से आया, टेबल के बगल में बैठ गया। ज्यादा हिलेगा तो टेबल के नीचे। ठीक है, देखा। ठीक है, फिर उसके बाद तो न्यूज व्यूज देखा। फिर पता चला कि बहुत ज्यादा वेव नहीं, मतलब वो नहीं है, मैग्नीट्यूड बहुत अच्छा नहीं है, 5.3 के आसपास है। 8 वेट में कुछ होता है। हालांकि बिहार में डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा नहीं संभव है किसी भी अर्थक्वेक का। रीजन, वी आर सराउंडेड बाय रिवर। तो रिवर के सराउंडिंग में ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन, बट वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। राइट, एज कंपेयर, जैसे अब मान लो झारखंड में आए तो वहां ज्यादा होगा। नेपाल में भी होगा, क्योंकि पहाड़ है, ऑलरेडी चीजें हैं। झारखंड में क्या है, माइंस हैं, तो वहां भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। बिहार कहीं तो आगे है, कहीं तो प्रॉफिट है यहां पे। चलो, अब लिखो केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या सवाल है भाई ये। कह रहे तरुण सर बचे हुए हैं, तुम क्या चाहते हो? चलो भाई, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने 4-5 केमिकल रिएक्शन देखा है। लास्ट वाज PCl5, PCl3, SOCl2 एंड SO2Cl2। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं। 6th केमिकल रिएक्शन जो आज हमें पढ़ना है, रिएक्शन विथ, जो छठा केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ अमोनिया NH3। नहीं हुआ है अमोनिया की रिएक्शन।
लिखो अमोनिया की रिएक्शन। थैलीमाइड बनाना सिखा दिया है? नहीं ना, तो नहीं हुआ अमोनिया की रिएक्शन। लास्ट वही था PCl5 PCl3, उसके बाद ये है अमोनिया 6 वाला। अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, अमोनिया की रिएक्शन और अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन आपने एल्डिहाइड कीटोन में किया है। अमोनिया या डेरिवेटिव की रिएक्शन आपने एल्डिहाइड कीटोन में किया है, जहां पे आप वाटर निकाल रहे थे, है ना, हाइड्राजीन से, फिनाइल हाइड्राजीन से, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से, इस तरह के हमने रिएक्शन किए हुए हैं ऑलरेडी, वो टेबल बनवाया था। रिएक्शन विथ अमोनिया, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे होगा बोर्ड पे देखिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बना दिया, इसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया से कराई। तो अमोनिया आपके पास क्या है, एक बेस, और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, ये वाला जो H है वो एसिडिक H है। सामने आपके पास बेस है और ये वाला जो H है दैट इज एसिडिक H है। तो क्या एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, सबसे पहले होता है? तो सबसे फास्ट, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा O-, क्या ये एसिड और बेस सॉल्ट बना लेगा? सॉल्ट मतलब केटाइन और एनायन बन गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। ठीक है, जैसे ही सॉल्ट को थोड़ा सा टेम्परेचर हीट करोगे, जैसे ही सॉल्ट में हीट करोगे, तो याद करो मैंने बोला था अमोनिया की कोई भी रिएक्शन हो, या अमोनिया डेरिवेटिव, हमेशा वाटर रिलीज होता है, ऑलवेज। तो क्या यहां भी हीट करने पर वाटर रिलीज होगा? और वाटर रिलीज करोगे तो यहां से H2 और यहां से O रिलीज कर दो, यहां से H2 और यहां से O रिलीज कर दो। तो जब वाटर रिलीज करोगे तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, अमाइड। तो CONH2 प्लस वाटर रिलीज हो रहा है। और कल हमने यह भी पढ़ा था कि अमाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या एसिड वापस बन जाएगा। कल हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हाइलाइड, अमाइड, साइनाइड, ये सब एसिड दे रहे थे। तो वो ये रिएक्शन का रिवर्स जो कल हमने पढ़ा था, उसका रिवर्स रिएक्शन यहां प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट, मान लो ये तो एलिफेटिक है, मान लो मैंने कोई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया से कराई है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया से करा दी है, एसिडिक H है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब एसिड बेस रिएक्शन होगा, और एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या बन गया, एसिड बेस सॉल्ट बन गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही आप हीट करोगे, अमोनिया या उसका डेरिवेटिव का कोई भी रिएक्शन हो, वाटर रिलीज कराना है, और वाटर रिलीज कराओगे तो यहां पे फिर से आपके पास एरोमेटिक का अमाइड बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज वाटर, एरोमेटिक का अमाइड रिलीज हो जाएगा एंड वाटर बन जाएगा। मान लो मैंने दो एसिड लिया है, मैंने मान लीजिए दो एसिड लिया है, C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे एक एसिड ले लिया है C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा एसिड है? दोनों अगर ऑर्थो पोजीशन पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है, इसका नाम याद रखिएगा, दिस इज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड की मान लीजिए 2 मोल ऑफ अमोनिया से आपको रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा? क्या 2 बार एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा? और 2 बार एसिड बेस रिएक्शन होके यहां पे बन जाएगा COO माइनस NH4 प्लस, सिमिलरली यहां पे भी बन जाएगा COO माइनस NH4 प्लस। क्या आप हीट करोगे तो हीट करने पे इस बार 2 मोल वाटर रिलीज होगा, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, 2 मोल वाटर रिलीज कराओ। तो जब आप 2 मोल वाटर रिलीज कराओगे तो आपके सामने ऊपर से भी अमाइड बनता हुआ नजर आ रहा है और नीचे से भी अमाइड बनता हुआ नजर आ रहा है। दो मोल वाटर रिलीज कराओगे, ऊपर से भी वाटर और नीचे से भी वाटर। आप देखोगे थोड़ा सा और टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, व्हेन वी हीट मोर इन दिस, जब इसमें और हटाते हैं तो अब तो वाटर रिलीज होने का कोई चांस है नहीं, तो वाटर नहीं तो कुछ और रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? अमोनिया गैस, NH3 यहां से रिलीज हो जाएगा। तो जब और हीट करोगे तो NH3 रिलीज हो जाएगा, और NH3 जब रिलीज करोगे तो आपके सामने बनेगा C डबल बॉन्ड O
यहां भी बन रहा है C डबल बॉन्ड O और आपके पास NH बन जाएगा। और ये जो बना, दिस इज योर थैलीमाइड। थैलिक एसिड से जो बना, दिस इज योर थैलीमाइड। तो पहले वाटर रिलीज हुआ और फिर अमोनिया गैस रिलीज हो गया है। दिस इज योर थैलीमाइड। जो अगला वीक आ रहा है, नेक्स्ट वीक, वो आपकी लास्ट वीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सिलेबस आपका एंड हो जाएगा, राइट? सो मोर, हाँ, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगा, वो अभी बताएंगे आपको, ठीक है? वो अभी बताएंगे। यहाँ की शेड्यूल एक बार चेक कर ले, राइट? और अगर मुझे दूसरे सेंटर पे ना जाना हुआ तो दूसरे सेंटर पे भी तो भाई एक ही जगह सेवा थोड़ी देनी है, कई जगह सेवा देनी है। दिल्ली में भी पढ़ाना है, यहाँ भी पढ़ाना है, राइट? तो बहुत सारी सेवाएं हैं। तो अब हमें उठा के हमारी कंपनी क्या करेगी, वहां पटक देगी, अब वहां पढ़ाओ। अब देखने पे पता लगेगा कि ऑर्गेनिक मिल रहा है, इनऑर्गेनिक मिल रहा है। वहां कुछ किसी ने करा रखा होगा, 11th करा रखा होगा, 12th कराना होगा या समथिंग लाइक दैट। बट आपका रिवीजन होगा, दैट इज फॉर श्योर, राइट? इनऑर्गेनिक का रिवीजन मैं करा रहा हूं, इसीलिए रिवीजन क्या हो तो पूरा ही पढ़ा रहा हूं, राइट? आप देखोगे तो ऑनलाइन करा रहा हूं उसको, ठीक है? और वन शॉट टाइप में कराए दिस, 3 घंटे में 3, अरे भाई बोर हो जाओगे आप लोग। इसीलिए बोला था नोट्स डाउनलोड कर लो, और नोट्स को चाहो तो प्रिंट आउट कर लो, चाहे तो टैब में रखो और नोट्स देखो। अगर समझ आता है तो सो मच सो गुड, नहीं आता है तो उसकी वीडियो देख लो बस, राइट? नहीं आता है तो उसकी वीडियो देख लो, एल्स नोट्स इज मोर देन इनफ। और मेरे से आप अभी स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिएगा, नहीं आएगा उस नोट से बाहर जो मैं करवा रहा हूं। उसी तरह जो मैं आपको रिवीजन दूंगा, क्योंकि अब आपके ऑर्गेनिक के नोट्स इतने हो गए होंगे, है ना? अब यही माथा खराब होता है कि भाई अब कैसे करें, क्योंकि अगर आप इतना नहीं करोगे ना तो जो मैं रिवीजन में छोटा वाला कराऊंगा वो नहीं समझ आएगा। तो इसलिए स्टेप 1 तो करना जरूरी ही था। अब जब आप स्टेप 2 में जब शॉर्ट में करोगे, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल, राइट? अब देखो पूरे पीरियोडिक टेबल को आपको 45 या 50 पेजेस में मैंने कराया है, वो भी मेरे इस वाले के 50 पेजेस, तो आपके वाले के तो आधा कर लो, 25 पेज, 30 पेज मान लो, ठीक है? तो 30 पेजेस में आपके पूरे पीरियोडिक है, और उस 30 पेज से बाहर आ गया तो अभी लिख लो या वीडियो रिकॉर्ड कर लो, नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? आया तो मैं यही हूं, आया तो भी मैं यही हूं। अच्छा, आया तो फिर अगले साल फिर पढ़ाएंगे फी भरना तुम अच्छे से, नहीं आएगा, राइट? पिछले 6 साल में नहीं आया, तब नहीं आएगा, 7वें साल में तो ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने, ठीक है? तो चलिए रिएक्शन विथ अमोनिया हम पढ़ रहे थे, थैलिक एसिड से थैलीमाइड आपने बनाया। 7वां रिएक्शन पढ़ो, 7th रिएक्शन, ये हो गया यहां तक? हाँ, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा था कि अगला जो मंडे और ट्यूसडे है वो लास्ट क्लास होगी। वेंसडे जरूरत पड़ेगा तो लेंगे, नहीं पर जरूरत पड़ेगा तो ऑफ कर देंगे वो क्लास, विदाई होगी उस दिन। तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि मैं रोऊंगा यहां पे कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, है ना? अब मैं कैसे रह पाऊंगा? बहुत बढ़िया, पार्टी दें आपको। ऐसा कौन सा काम किया आपने पार्टी वाला? साथ दिए हो तुम, जैसे नहीं देते तो हो ही नहीं पा रहा होता। चलिए भाई, शिमिट रिएक्शन, क्या कर रहे हो? अच्छा, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम पिछले 7 साल से मेरे साथ हो क्या? बताओ। तो अगर मान लो YouTube पे करा दिया जाए, एक लॉजिक सोचो, तो तुम पैसा क्यों दोगे?
तो पैसा क्यों दोगे तुम? नहीं दोगे ना? तो दिस इज जस्ट अ टेक्टिक्स ऑफ बिजनेस। जैसे मान लो बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप देखोगे इंस्टाग्राम पे वो एक एक मिनट में कैंसर का दवा बता रहे हैं, क्या उससे सही हो जाओगे? तो दिस इज जस्ट अ टैक्टिक्स। चलो आ जाओ, सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन क्या होता है, बोर्ड पे देखो। एक ऐसा रिएक्शन जिसके नाम में ही पूरा रिएजेंट और रिएक्शन छुपा हुआ है। सिमिट रिएक्शन अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके नाम का 3 लेटर आप ध्यान रखोगे तो पूरा रिएक्शन आपका बन जाएगा। तो सिमिट का जो एस है सल्फ्यूरिक एसिड, जो सी है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, जो एच है मतलब हाइड्राजोइक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, यानी कि इस रिएक्शन में कॉन्क H2SO4 यूज होगा, पहली चीज। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इस रिएक्शन में RCOOH यूज होगा। हाइड्राजोइक एसिड यानी कि इस रिएक्शन में आपके पास N3H, हाइड्राजोइक एसिड इज N3H यूज होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसा होगा, आइए। तो सबसे पहले हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, RC डबल बॉन्ड OOH। इसकी रिएक्शन हमने हाइड्राजोइक एसिड से कराई, इसकी रिएक्शन हमने हाइड्राजोइक एसिड से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होता है, देयर इज मैंने आपको बोला है कि अमोनिया या उससे रिलेटेड कंपाउंड या उसका डेरिवेटिव हमेशा कोई ना कोई चीज रिलीज करेगा, वाटर, अमोनिया, N2। तो यहां से रिलीज होगा और फाइनली आपके पास बन जाएगा RNH2। आपके पास सीधा अमीन बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अमीन लिखो आप, 1 डिग्री 2 डिग्री मत लिखो, आर कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे अमीन का फॉर्मेशन लिख लीजिए। दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की हाइड्राजोइक एसिड से रिएक्शन कराया। अब इसका होगा कि सर ये कैसे हुआ, है ना, कैसे हुआ सिलेबस में नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड और वो रहा सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये नेम रिएक्शन है, ये दोनों मिले और आपके सामने अमाइन बना देगा। क्या क्या रिलीज होगा साथ में, मैंने बोला है कि जब भी नाइट्रोजन अमोनिया बने, उसका डेरिवेटिव बने, उससे रिलेटेड कंपाउंड बने, कुछ रिलीज होगा, टूटेगा। तो सबसे पहले यहां पे H2O रिलीज होता है, OH ले लेगा आपके पास, यहां से H, यहां से OH रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड के कई सारे मोल होते हैं तो CO2 भी रिलीज होता है। सिमिलरली N3H है तो वहां से N2 गैस भी रिलीज होता है। तो जब भी अमोनिया या उसका डेरिवेटिव हो तो कई सारे बाई प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, और बाई प्रोडक्ट यहां से देख के समझना है। OH है तो वाटर रिलीज होगा, CO है तो CO2 बना के रिलीज होगा, N2 यहां से रिलीज होगा, N2 गैस नाइट्रोजन बना के रिलीज होगा, और जो बच गया वो अमाइन बना लेगा। मैकेनिज्म नॉट ए पार्ट ऑफ सिलेबस, नॉट ए पार्ट ऑफ सिलेबस। श्मिट रिएक्शन सीधा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, डायरेक्ट, कि व्हाट इज द रिएक्टेंट, व्हाट इज द प्रोडक्ट। RNH2 अमाइन बनता है, ठीक है। अब यहां पे R कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, 1 डिग्री 2 डिग्री जो रखना रखो, यहां पे बन जाएगा, ठीक है। R आप वेरी कर लो, आपके पास श्मिट रिएक्शन वेरी करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए पहले से, श्मिट। जल्दी से फटाफट नोट डाउन करिए। फिर लिखोगे 8वां इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड से जो रिएक्शन आता है उसमें इसका बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। आपने सुना भी होगा, इसका नाम है HVZ रिएक्शन, है ना। H का मतलब होता है हेल, V का मतलब होता है वोलहार्ड और जेलिंस्की, है ना। जेलिंस्की कहां का प्रेसिडेंट है? हाँ, यू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, जो भी हो, जो भी हो। तो हेल, वोलहार्ड, जेलिंस्की, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस रिएक्शन को दिया था। अगेन इसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट सिलेबस में है, मैकेनिज्म नॉट इन सिलेबस, ठीक है। तो मैं रिएक्टेंट सिखा रहा हूं, प्रोडक्ट सिखा रहा हूं, रिएक्टेंट मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट वगैरह सिलेबस में नहीं है। नेम रिएक्शन जितने भी हैं
उसमें से केवल और केवल एल्डोल का मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में, बाकी का नहीं है मैकेनिज्म सिलेबस में। तो HVZ रिएक्शन, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है, लिखिएगा। कंडीशन नंबर 1, इस रिएक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है, एल्डोल वाला कंडीशन याद है, सेम कंडीशन यहां भी है कि अल्फा H इज मस्ट। पहला केस यहां पे है कि अल्फा H का मस्ट होना जरूरी है, अल्फा H होगा तभी HVZ रिएक्शन होगा। अब जैसे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OOH, इसकी रिएक्शन आप यहां से कराओगे तो क्या ये HVZ देगा? देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा H है। सिमिलरली CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, क्या यहां पे अल्फा H है? हाँ है, एटलीस्ट एक अल्फा H होना चाहिए। अल्फा H का मतलब एटलीस्ट एक अल्फा H होना चाहिए। मान लीजिए कुछ इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या ये रिएक्शन देगा? तो दिस विल नॉट गिव रिएक्शन, ठीक है, ये HVZ रिएक्शन नहीं देगा। HVZ रिएक्शन करता क्या है, पहले इसके बारे में समझाते हैं। HVZ रिएक्शन क्या होता है? अल्फा हैलोजिनेशन प्रोसेस। HVZ रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना, सबसे पहले सीखा रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, तो रिएक्टेंट में अल्फा H होना मस्ट है, कम से कम एक अल्फा H। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास H है, अल्फा H। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास H है, अल्फा H। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास H नहीं है, अल्फा H नहीं है, इसलिए नहीं देगा। ये दोनों रिएक्शन देंगे। अब ये दोनों रिएक्शन देंगे तो इनका रिएक्शन अभी हम कराएंगे। ये होता क्या है? अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि अल्फा H हटाएगा और हैलोजन सब्स्टिट्यूट कर देगा उसकी जगह, ठीक है। अल्फा H की जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाता है अल्फा हैलोजिनेशन। और इसमें कैसे होगा? तो लिखो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन ऑन अल्फा H, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन ऑन अल्फा H। अल्फा H की जगह पे हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा मीडियम आ रहा है? अभी पूरा रिएजेंट लिख रहा हूं, बेसिक मीडियम है, आ रहा है उस पर। अमाइन छोटा सा चैप्टर है, इसके बाद अभी स्टार्ट करेंगे। अमाइन जैसे ही खत्म होगा, कल आपका, आज मेजॉरिटी पार्ट खत्म हो जाएगा अमाइन का, उसके बाद ईथर आपको पढ़ा देंगे। डाइजोनियम से पहले कल जो है लेक्चर, उसमें आपको ईथर पढ़ा देंगे। आपका तो ईथर बचा है, नीचे वाले में पता चला फिनॉल ईथर बचा हुआ है, वो और मस्त बैच है। लेकिन कुछ भी कहो, मुझे अब प्राउड होता है कि मैंने वहां पूरा पढ़ा दिया उन लोगों को। फिर अब उनकी शक्ल देखता हूं कि भाई तुम्हें पढ़ाया, अलग लेवल के बैच बच्चे हैं वहां पे रिकॉर्ड पे। हाँ, तो मैं उनको कई बार बोल चुका हूं, और यही वाली बात मैं नीचे तुम्हारे लिए बोलता हूं, ताकि वो कॉन्फिडेंस बने। उसी तरह तुमको भी कॉन्फिडेंस। बैच थर्ड में तो हो, बैच थर्ड में तो ऐसा लगता है कि बच्चे ही नहीं है, वो कुछ BSc वेसी कर रहे थे, जबरदस्ती आ गए हैं, इस टाइप के हैं। और ये सेम आपको बैच थर्ड में मैं आपके बारे में बोलता हूं। चलो भाई, यहां पे रिएजेंट देख लो, आपने रिएक्टेंट देख लिया, आपने प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये देख लिया, रिएजेंट देख लेते हैं। आइए, रिएजेंट क्या होगा? तो अगर अल्फा H रिएक्टेंट साइड में है, अगर अल्फा H रिएक्टेंट साइड में है और रिएजेंट के नाम पे रेड फास्फोरस प्लस X2 लिखा हुआ है, ठीक है, रेड फास्फोरस प्लस X2, रिएजेंट इज रेड फास्फोरस X2। रेड फास्फोरस प्लस HI आपने पढ़ा है, यहां पर रेड फास्फोरस और X2 कर रहे हैं, ठीक है। या फिर रेड फास्फोरस और X2
इसके साथ रिएक्शन करके PX3 बना लेता है, PCl3, PBr3 एंड सो ऑन। ठीक है, PX3 बना लेता है, और साथ में वाटर का होना जरूरी है, साथ में वाटर का होना जरूरी है। ठीक है, तो रेड फास्फोरस प्लस X2 एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा, या फिर PX3 लिखा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा। तो क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे अल्फा H में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और क्या लग गया आपके सामने, X। हां, कंडीशन ये है कि X जो है वो Cl एंड Br ही हो सकता है। कंडीशन ये है कि X Cl और Br हो सकता है। रीजन, फ्लोरीन बेटा F2 मतलब बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा नहीं। ठीक है, आई बहुत स्लो रिएक्शन होता है, हमने बताया था। F2 बहुत एक्सोथर्मिक हो जाएगा, तो ये रेड फास्फोरस को जला देगा। ठीक है, याद है F2 की रिएक्शन कार्बन के साथ, कार्बन को जला के कार्बन ब्लैक बना दे रहा था, I2 रिएक्शन ही नहीं कर रहा था, I2 की रिवर्सिबल हो जा रही थी, तो हम लोग HiO3 HNO3 डाल रहे थे, याद है। तो सिमिलरली यहां भी होगा, F2 बहुत एक्सप्लोसिव है, फास्फोरस को जला देगा। सिमिलरली I2 इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, स्लो है। तो Cl और Br की रिएक्शन यहां पे क्या करेगा, Cl और Br सब्स्टिट्यूट कर देगा, अल्फा H हटेगा। अगर आप इसमें दोबारा सेम रिएजेंट डालते हो, मान लो दोबारा हमने सेम रिएजेंट डाला, तो क्या फिर से एक बार हटेगा? तो एक बार यहां पे वापस से CH, एक बार X पहले से है, दूसरा X और आ जाएगा, COOH। जब आप तीसरी बार यहां पे रेड फास्फोरस X2 डालोगे, जब आप थर्ड टाइम पे रेड फास्फोरस प्लस X2 डाल रहे हो, तो क्या आपके सामने कार्बन है, यहां X ऊपर X नीचे X, क्या बन जाएगा, COOH, ये बन जाएगा आपके साथ। सिमिलरली आप देखो यहां पे दो हाइड्रोजन है, तो पहली बार में पहला हाइड्रोजन रिमूव होगा और दूसरी बार में दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होगा, और आपके सामने X COOH बनेगा। सिमिलरली CH3 कार्बन ऊपर X नीचे X और COOH बनेगा। अल्फा हैलोजन है, एक एक करके, जैसे आपने हैलोजिनेशन पढ़ा है ना, एक एक करके सारे हाइड्रोजन रिमूव होता है। सिमिलरली यहां भी अल्फा हैलोजिनेशन है, एक एक करके सारे हैलोजन रिमूव होगा। वहां एल्केन का हैलोजिनेशन हो रहा था, Cl2H Br2H, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलोजिनेशन हो रहा है, तो रेड फास्फोरस वाटर और रेड फास्फोरस प्लस X2 वाटर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में नाइट्रेशन कराते हो, नाइट्रेशन याद है, कौन के NO3 कौन के H2SO4, तो ऑर्थोपेरा पे लगेगा या मेटा पे, मेटा पे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड -M होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मेटा पे लगेगा। सिमिलरली जब सल्फोनेशन कराओगे ओलियम डाल के, तो SO3H कहां लगेगा, मेटा पे। ये हो गया। एक शिमिट रिएक्शन है और एक कॉल्बे शिमिट रिएक्शन है। कॉल्बे शिमिट याद है, अलग है सेम है, अलग है। शिमिट एंड कॉल्बे शिमिट आर टू डिफरेंट रिएक्शंस। हां, उसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है। यहां पे आ जाओ, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन दोनों कराते हैं, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हैलोजिनेशन। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हैलोजिनेशन। आइए, तो यहां पे आप देखोगे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन में, मान लो हमने बेंजीन लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया COOH, इसमें हमने नाइट्रेशन डाल दिया। नाइट्रेशन का रिएजेंट आपको याद होना चाहिए अभी तक,
कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। सिमिलरली इसमें अगर आप ओलियम डाल दो H2S2O7 या फिर फ्यूमिंग H2SO4 डाल दो H2SO4 प्लस SO3, इसको बोला जाता है ओलियम और इसको बोला जाता है फ्यूमिंग H2SO4। H2SO4 में SO3 के फ्यूम्स डाले जाते हैं, ठीक है। ये जो पूरा पूरा मिक्सचर है इसको बोला जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, मतलब यहां पे नाइट्रेशन होगा। सिमिलरली हैलोजिनेशन कराने के लिए अगर आपको याद हो तो हमने X2 और लुईस एसिड का इस्तेमाल किया था। यहां पे अगर आपने X2 और लुईस एसिड ले लिया, या तो AlX3 ले लो या फिर क्या ले लो FeX3 ले लो, दोनों ही लुईस एसिड है। क्या ये हैलोजिनेशन करा देता है? तो दिस इज हैलोजिनेशन। तो सबसे पहले वाले में नाइट्रेशन लगेगा, फिर इसमें हैलोजिनेशन लगेगा। अब बोर्ड पे देखिए, क्या इस कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्टली अटैच एटम पे पोलर पाई बॉन्ड लगा हुआ है? पोलर पाई बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या ये -M है? और -M है तो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या मेटा डायरेक्टिंग होता है? तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां डायरेक्ट हो जाएगा? मेटा पर। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लग जाएगा आपके सामने मेटा पे जाके NO2 लग जाएगा। यहां जो है मेटा पे जाके सल्फोनेशन हो जाएगा SO3H। यहां पे जो है मेटा पे जाके आपके पास हैलोजन लग जाएगा। आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन भी याद होगा। RCl एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। RCOCl और एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है? एसाइलेशन। तो अगर मान लो मैंने यहां पे CH3 CH2 CH2Cl कर दिया, इसकी रिएक्शन मैंने AlCl3 के साथ कराई। सिमिलरली CH3 COCl कराया और इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ कराई, तो यहां पे देखोगे केटाइन बनेगा और रीअरेंज होगा। कार्बोकेटाइन बनेगा और रीअरेंज होगा। तो कार्बोकेटाइन बना और रीअरेंज हुआ और फाइनली मेटा पे जाके लग गया, रीअरेंज होके मेटा पे जाके लग गया। यहां पे एसाइलेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सिंपली वहां पे C डबल बॉन्ड O CH3 एसाइल केटाइन जाके लग जाता है। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इसी में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड में टॉलेंट डालोगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में फेहलिंग डालोगे तो क्या होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में मरकरी का क्लोराइड डाल दोगे तो क्या होगा। ये तीन आपके पास रिएक्शंस है। जनरली क्या होता है, टॉलेंट, फेहलिंग, बेनेडिक्ट शिफ्ट, ये याद होता है कि एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है ना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करेगा, एसिड बना देगा। बट एसिड में डालोगे तो क्या होगा, अभी सिखाऊंगा, पहले ये लिख लो। और वही एनसीईआरटी का लास्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर पढ़ेंगे अपन अमाइन। आपके इस बैच में बायोमोलिक्यूल खत्म हो गया ऐसा मैंने सुना है, अरुण सर ने पढ़ा दिया बायोमोलिक्यूल ना, तो आपको बहुत आसान पड़ेगा जो ऑर्गेनिक का बायोमोलिक्यूल है। जानबूझ के बायोमोलिक्यूल पहले पढ़ाया जाता है इन सिलेबस, सो दैट ये वाला बायोमोलिक्यूल आसान पड़े। मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा विटामिन और प्रोटीन और ये सब, है ना, अमीनो एसिड। हमारे यहाँ जो एनसीईआरटी में है वो है रिएक्शंस, राइट। एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री है ना वो पढ़ाएंगे, अब बायो वाली नहीं पढ़ाएंगे।
बायो में विटामिन नहीं है। यहां पे रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस ही पढ़ना है आपको। कह रहा है उसको जरूरी है। आ, बढ़िया। एक हम लोग 2021 बैच की एक स्टूडेंट रही है, फीमेल स्टूडेंट, वो भी उसमें है लेडी हार्डिंग में। तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही है वो, मतलब थोड़ी सी, मेरे बच्चे वैसे ही होते हैं, मेरे से जो जुड़े होते हैं ना, वो थोड़े खतरनाक टाइप के होते हैं, है ना, थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है उनका। तो अब वो लड़कियों का तो टेंडेंसी है कि कॉलेज एडमिशन मिलते ही माई रूम टूर, हेलो गाइस, ये सब स्टार्ट हो जाता है इनका। तो अब उसने भी वो किया, इंस्टाग्राम पे अपना एक चैनल बनाया, और उसने कुछ बनाया हाउ टू स्टडी फिजिक्स, उसका चल गया। हमने कहा यार हमारा नहीं चल रहा है, इन लोगों का, जो टीचर है उनका तो बड़ा दिक्कत से हो रहा है, और ये लोग बनाते हैं, पता नहीं क्यों बच्चों को सुनना पसंद है। आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ कॉलेज नेम की लेडी हार्डिंग पहुंच गई है तो, है ना। आप लोगों को यही होता होगा ना कि यार वो पहुंच गया तो मैं भी पहुंच सकता हूं, इसलिए मैं उनका वाला फॉलो कर लेता हूं, है ना। तो इस टाइप से आप देखो, सारे आजकल जितने मेडिकोज हैं, फर्स्ट ईयर में जाते पहला, है ना, एम्स मेडिको, है ना, ऐसा करके, और डॉक्टर डॉक्टर पहले ही लगा लेते हैं, जबकि अलाउड है इंटर्नशिप मिलने के बाद डॉक्टर लगाना, उससे पहले यू कांट बी डॉक्टर, यू कांट यूज डॉक्टर नेम, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको डॉक्टर मानते नहीं है। थर्ड ईयर में जब आपकी पोस्टिंग लगती है, राइट, जब रात में आपको, सुबह कॉलेज होगा और रात में पोस्टिंग होगी, फिर सुबह कॉलेज होगा, राइट। दिस इज द वे यू हैव टू लिव योर लाइफ फ्रॉम थर्ड ईयर। मजेदार जिंदगी यार, इतना मेहनत होगा ना, ओहो, नींद आएगी प्रॉपर, इतना बता देता हूं, इसकी गारंटी है ना, कि सुबह प्रोफेसर ने आपकी लंका लगा रखी है कि 5 मिनट लेट हुए, यहां तो तुम आते हो उस वाले गेट से बैठ जाते हो, है ना, वहां 5 मिनट लेट होके दिखाओ, बेइज्जत भी करेगा और अटेंडेंस भी नहीं देगा उस दिन का, ठीक है, वहां पे अटेंडेंस होता है प्रॉपर। एंड इफ योर अटेंडेंस इज लेस देन 80%, यू आर डिबार्ड। अब डिबार्ड हो जाएगा, आप एग्जाम बैठने नहीं मिलेगा, फेल, रेड लग जाएगा आपके उसमें, सेमेस्टर ब्रेक, ठीक है। फिर आप सोचो, आप अपने जूनियर के साथ वो सेम एग्जाम आप दे रहे हैं, है ना, तो वो फिर आपको देख के बोलेगा ये कैसा डॉक्टर बनेगा यार। तो इसलिए अटेंडेंस इज मैंडेटरी। और वहां पे क्लासेस कैसी लगती है मैं आपको बता देता हूं, देयर इज नो फिक्स टाइम टेबल ऑफ क्लास, राइट। आपको पता है फर्स्ट डे पे बता दिया जाएगा कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप एक बन जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप सारे बच्चे को, फर्स्ट ईयर वाले को ऐड कर दिया जाएगा, और उसमें से एक होगा जो एकदम खराब किस्म का लड़का होगा, जिसको सीआर बना दिया जाएगा। सीआर जानते हो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ये प्रजाति अलग है, आपका इनसे पटेगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। तो ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव नेता बन जाएंगे आपके पहले तो, ठीक है। और ये इसलिए बनते हैं क्योंकि ये टीचर के क्लोज रहना चाहते हैं, प्रोफेसर, ताकि उनको इंटरनल में अच्छा नंबर मिल पाए, राइट। अब वो टीचर के आने से लेके जाने तक, सर कब आएंगे, कब क्लास लगेगी, सारा उसका काम है। आप इंजॉय करो, ठीक है ना। आपको सीआर वीआर कोई बने ना, बोल देना कि तुम अपने पास रखो, हम नंबर किसी और तरीके से ले आएंगे, राइट। वो जरूरी थोड़ी कि पीछे पीछे करके नंबर लाया जाए। तो सीआर क्या करेगा, आपकी टाइम टेबल पता है कैसे आता है, 9 to 5, सुबह 9 से 5, राइट, ये टाइम होता है आपका। उसमें क्लास नहीं लिखा गया है कब है, या 9 बजे है कि 9:15 में कि 9:30 में, 9 to 5, राइट। ये आपका टाइम टेबल है कॉलेज का। अब आपके व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रहना चाहिए, क्योंकि सीआर उसी में डालेगा कि 10:12 पे प्रोफेसर आएंगे, सर आ रहे हैं, है ना, इस रूम नंबर में, क्योंकि क्लास भी फिक्स नहीं होती है, राइट। इस रूम नंबर में आपको जाके आ जाना है, ठीक है। वो हार्डली आपको आधे घंटे पहले मिल जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर उसको आधे घंटे पहले बताएगा, ठीक है। और प्रोफेसर भी क्यों आएगा मैं आपको बता देता हूं, प्रोफेसर भी क्यों ऐसा करते हैं, बेचारों की ऑलरेडी कहीं ना कहीं पोस्टिंग लगी है, वो खुद काम कर रहे हैं और फिर पढ़ा रहे हैं उसी हॉस्पिटल में, वो आधा टाइम तो वो करते हैं सर्जरी एंड ऑल एंड ऑल, और फिर आपको आके उसी का एक्सप्लेनेशन करते हैं कि मैंने आज ये किया, ठीक है। तो 10:12 पे, और अगर आप 10:12 और 30 सेकंड पे पहुंचे हैं तो एब्सेंट, बैठना भी पड़ेगा उस क्लास में, और एब्सेंट भी लगेगा। और अगर आपने प्रोफेसर से बदतमीजी करने की कोशिश की, सर दे दो या प्लीज या वो कुछ भी,
ठीक है, तो पहला पॉइंट आउट करेगा ये तुम्हारे बाल बड़े हैं ना, कल से दिखना नहीं चाहिए। और जितने भी ये लड़के दाढ़ी बढ़ा के रखे हैं, वाइवा पे अगर आपने दाढ़ी बढ़ा के गए, आप देख लेना सारे सीनियर्स को, यू आर नॉट अलाउड, बियर्ड से इज नॉट अलाउड इन मेडिकल कॉलेज। आप बाकी दिनों पे रह सकते हो, फ्रेशर व्रेशर में रख सकते हो, बट अगर आप वाइवा या टीचर से मिलने जा रहे हो और आपकी अगर बियर्ड देख ली उसने, तो आपको फेल करेगा वो। अरे डॉक्टर्स में माना जाता है थोड़ा सा आप अपना केयर तो रखो, है ना, खुद ही हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हो, है ना। तो दाढ़ी एंड ये सब मूछ वूछ सब आपको हटा के जाना है वहां पे, ठीक है। तो जब वाइवा लगता है तो ऐसा लगता है बहुत सारे अंडे आए हैं यहाँ पे, है ना, सब अजीब 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 सी शक्लें दिखती हैं, है ना। मजेदार जिंदगी है लेकिन, है ना। एक दूसरे को देख के हंसी आएगा वाइवा में, है ना, कि तुम कैसा लग रहा है, वो कहेगा तुम अपना देखो पहले, ठीक ना। हाँ, लड़कियों को क्या ही है, इनको अब इनको थोड़ी कहेगा बाल कटवा लो, नहीं कह सकते हो, ये लोगों का चलता है। बट अगर आप जीन्स पहन के गए तो आपकी खैर नहीं है, यू आर। और दूसरा, यू कैन नॉट वियर टाइट लेगिंग्स या कुछ ऐसा स्टाइल वाली चीजें आप नहीं पहन सकते, यू हैव टू वियर दैट चौड़ा वाला, समझ रहे हो ना, जो पजामे टाइप आता है। और दूसरा, वो ऊपर से पूरा ऐसे एक वन सिंगल क्लोथ होना चाहिए, राइट। यू कैन नॉट वियर टी शर्ट्स, यू कैन नॉट, वो अलाउड नहीं है, राइट। आप ये नहीं कि आज जिम जा रहे थे चलिए भाई भी दे आते, वो क्लोथ्स नहीं चलेगा, ठीक है ना। यू कैन नॉट वियर योर ऐसा पूरा, तो ये पूरा पजामा होना चाहिए, ऊपर भी पूरा लूज ड्रेस होना चाहिए, एंड इट कैन नॉट बी टी शर्ट। तो आप समझ ही गए, ड्रेस होना चाहिए प्रॉपर, जो इंडियन वियर होता है, क्या बोलते हैं उसको, सलवार कमीज बोलते हैं, वो होना चाहिए, राइट। विथ शूज, विथ शूज। और लड़कों में बता ही दिया कि ये प्रॉपर ट्रिम रिम होना चाहिए, बाल बड़े नहीं होने चाहिए, और प्रॉपर आपका साफ सुथरे दिखने चाहिए, और फॉर्मल्स में जाना होता है, ठीक है। फॉर्मल्स मतलब प्रॉपर शर्ट और वैसा सिलवाया हुआ पैंट, ठीक है, ताकि आप भी प्रॉपर वो लगे। जीन्स पहन के टाइट वाले एकदम यहां पे फटा हुआ है, ये नहीं चलेगा, है ना। तो हम कौन सा वाइबा देने जा रहे हैं, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा वहां पे। और ये मजेदार जिंदगी है ना, बहुत मजा आएगा कि वाइवा से एक रात पहले पढ़ने का टेंशन नहीं है, बाल बड़े हैं क्या इसका टेंशन है, दाढ़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। वो फॉर्मल शर्ट एक बार फर्स्ट ईयर में लेते हो आप, और वही बिना धुले 4 साल तक चलता है ना, क्योंकि हर वाइवा में ही निकलता है वो, उसके बाद तो उसका कोई काम नहीं है। उसके बाद पहने हो क्या बेवकूफ आदमी है यार, है ना, वाई फॉर्मल पहन के क्या LIC बेचने थोड़ी आयो, है ना। तो ये होगा, अच्छा है जिंदगी, अच्छा है वहां पे, मजेदार जिंदगी है। आई विश कि आप सब लोग जाओ, ताकि आपको पता लगे कि वहां बिना जाए ज्यादा मस्ती था। बस इस बात के लिए मैं जाना चाहता हूं कि आप जाओ, ताकि पता लगे कि वहां बिना जाए ज्यादा मस्ती था मेरा, वहां जाके पता लगेगा अरे भाई कहां आ गए, फंस गए, है ना। 5.5 ईयर्स में से 4.5 साल विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट ईयर्स फॉर योर लाइफ, बट इंजॉयमेंट उतना ही होगा, डिफिकल्ट उतना ही होगा। बार बार हर दिन मन करेगा छोड़ दूं क्या, हर दिन मन करेगा ये बात कि ड्रॉप आउट ले लेता हूं। मार्क जुकरबर्ग ने भी तो ड्रॉप आउट लिया था, ये बार बार मन में आएगा मोटिवेशन देने के लिए कि मार्क जुकरबर्ग भी तो कॉलेज ड्रॉप आउट था, हमारे यहाँ ओयो के फाउंडर भी तो वो है, ड्रॉप आउट है, रितेश अग्रवाल। तो ऐसा बार बार मन आएगा, बट करना नहीं, करना नहीं। डिग्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, डिग्री के बिना वैल्यू नहीं है, इंडिया में खासकर। इफ यू वांट टू लिव इन इंडिया, डिग्री के बिना वैल्यू नहीं है, राइट। हमारे यहाँ एक टीचर थे जिन्होंने ना IIT में ड्रॉप आउट ले लिया, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है, 3rd ईयर में, बिकॉज ऑफ सम वेरी गुड बिहेवियर। अब समझ ही गए होगे, उनको कॉलेज से खुद ही निकल गया, अच्छा हुआ नहीं तो कॉलेज निकालता। तो और आके वो टीचर बन गए, ठीक है। तो अब वो पहले 2-3 साल तो मस्त अपना काम किए, बट जैसे ही इंडिया में लोगों को पता चला कि उनके पास डिग्री नहीं है, पीपल मतलब डिडंट अलाउ हिम टू टीच। हालांकि वो बहुत अच्छे टीचर थे, फिजिक्स के टीचर थे, लोगों ने उनको मना कर दिया कि आप मत पढ़ाओ। तो आप सोचो, एक IITian कैलिबर का इंसान आज घर बैठा है बिकॉज डिग्री नहीं है, एंड नाउ ही इज इनटू B.Ed कर लेते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। आप समझ रहे हो ना। तो डिग्री मत छोड़ना, और ये बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए अगले 4-5 साल, बिकॉज सुबह आपकी क्लास लगेगी 9 से 5 और पता नहीं है, मान लो आप कोई मूवी देखने चले गए या कहीं चले गए और फिर वहां नोटिफिकेशन आ रहा है, तो फिर आप हार्डली 25 से 30 क्लास सेशंस आप छोड़ सकते हैं पूरे सेशन में 6 महीने में, हार्डली, क्योंकि उसके बिना आप 70% से नीचे आ जाओगे, और 70% से नीचे आए
तो इस दुनिया में, इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको डिबार्ड होने से बचा पाए। प्रोफेसर किसी की नहीं सुनता। आप प्रधानमंत्री से फोन करा दो, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा, मैं बता देता हूं। दे आर वेरी स्टिफ, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। वो अपने डिसीजन को इधर उधर नहीं करते, ठीक है। खास करके एक एक आपको रूल बता देता हूं, आप उस हॉस्टल का अलॉटमेंट मत लेना जो प्रोफेसर्स की कॉलोनी के आसपास है, क्योंकि वो आते जाते दिखेंगे और एक बार भी गलती से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना छोड़ दिया आपने या भूल गए और उसको उसकी शक्ल आपकी याद हो गई, तो वो आपकी ऐसी तैसी कर देगा पूरे सेमेस्टर में। फर्स्ट ईयर में, अच्छा हाँ, देखो कह रहे कॉलेज जाएंगे तब तो ये सब होगा। बेटा कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, है ना, कॉन्फिडेंस रखो। चलो यार छोड़ो, तुम हमें ही डिमोटिवेट कर देते हो यार। मैं मोटिवेट करने आया था तुम्हें और मैं डिमोटिवेट होकर निकलूंगा यहां से। चलो भाई, बस मैं ये चाहता हूं कि आप कॉलेज जाओ। कॉलेज जाने से आप सीरियसली बदल जाओगे। हाँ, रुक जाओ एक सेकंड, शांत। मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपने टॉलेंस रिएजेंट से कराई, तो टॉलेंस रिएजेंट में आपके पास आएगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आपने फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ कराई, तो फेहलिंग सॉल्यूशन में याद करिए कॉपर का हम लोग CuSO4 ले रहे थे, वहां से Cu2O बनेगा। AgNH3 होल ट्वाइस लेंगे, वहां से बेटे AgO बनता है, Ag2O। ठीक है, या तो ये लिखा हो सकता है या तो ये लिखा हो सकता है। कल ही बोला था टॉलेंस के बहुत सारे फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, उसी तरह फेलिंग के बहुत सारे फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसकी रिएक्शन आपने HgCl2 के साथ करा दी, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। टॉलेंस की बहुत सारी फॉर्म है, जिसमें से एक फॉर्म ये भी है, या तो ये लिखा हो या तो ये लिखा हो। फेहलिंग के भी बहुत सारे फॉर्म है, लिख लिया है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला था कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, बिकॉज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलेन हो, फेहलिंग हो, शिप्स हो, सारे 2,4-DNP को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ऑक्सीडाइज करेंगे। 2,4-DNP तो हाइड्राजोन बना लेता था, याद है, बट ये सारे ऑक्सीडाइज कर लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर तोड़ के CO2 और वाटर में निकाल देगा। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, CO2 निकल सकता है यहां से, और 2 मोल हो तो वाटर भी रिलीज हो सकता है। याद करो हमने कराया भी है, MnO के प्रेजेंस में हीट करा रहे थे, तो CO2 भी निकल रहा था, वाटर भी निकल रहा था। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में से MnO के प्रेजेंस में हीट करने पर CO2 भी निकलता है, वाटर भी निकलता है। तो यहां भी वही होगा, ये CO2 भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा, कहीं एक से ज्यादा मोल रिलीज होंगे, एक से ज्यादा मोल यहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहां पे देखोगे CO2 भी रिलीज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, वाटर भी रिलीज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, और जो सिल्वर है, क्या वो सिल्वर मिरर बना लेगा प्रेसिपिटेट? सिल्वर है तो सिल्वर मिरर बना लेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या टॉलेंस टेस्ट देगा? हाँ देगा, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट डालने पे क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट सिल्वर मिरर बन रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट देगा। Cu2O में अगेन यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 में रिलीज होगा, वाटर में रिलीज होगा, और यहां पे Cu2O बना लेगा। वेट, यहां पे जो है ना, Cu2O के बजाय लिखो फेहलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस के बजाय यहां पे लिखो फेहलिंग सॉल्यूशन, और फेहलिंग सॉल्यूशन फर्दर इसको Cu2 और वाटर में तोड़ देगा, और आपके सामने Cu2O का प्रेसिपिटेट बनता है। क्या ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, कल पढ़ा है। तो यहां भी फेहलिंग भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ टेस्ट दे रहा है। अगर मान लो RCOOH ले रहे हो, मर्क्यूरिक क्लोराइड बोलते हैं, +2 में होता है, तो यहां भी CO2 रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा,
और HCl रिलीज हो जाएगा, साथ में Hg2Cl2 बनता है। दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड। ये जो बना दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड, और ये क्या बना, दिस इज व्हाइट पीपीटी। सिल्वर मिरर रेड ब्राउन और व्हाइट पीपीटी देता है। अब यहां पे एक कंडीशन बस और ऐड कर लीजिएगा, R इज इक्वल टू H। ठीक है, तो ये जितने भी थे R इज इक्वल टू H है, यहां पे फॉर्मिक एसिड की रिएक्शंस थे। हाँ, HCl भी आ रहा है उसमें, क्योंकि दो मोल है इसके। ठीक है, 2 मोल है, इसलिए HCl भी, CO2 भी, वाटर भी, HCl भी। हाँ, बता रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। हाँ, इट इज ऑलवेज फॉर फॉर्मिक एसिड, R इज इक्वल टू H। बाकी का रिएक्शन नहीं होगा। जो आपने सवाल पूछा है उसको अमाइन चैप्टर में डील करेंगे, अगले वाले में। ट्रू ट्रू बता रहा हूं, उसका भी रीजन है, लॉजिक है, कब करेगा कब नहीं करेगा। देयर आर फ्यू फेवरेबल कंडीशन जब करता है और जब नहीं करता, इसका लॉजिक मिलेगा अमाइन चैप्टर में। ठीक है, मिलेगा, दोबारा आएगा आपके पास। लॉजिक ये होता है कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो वो दो दो फैक्टर शो करने लगता है, -M भी +M भी। ठीक है, तो -M जब लगा रहा है तो नहीं देगा, +M लगा रहा है तो दे देगा। ठीक है, बताऊंगा अभी, पूरा डिटेल में पढ़ना है उसको अमाइन में। अभी लिखो अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब लिखो अमाइन, यहां पे स्टार लगा लीजिएगा, इसकी डिस्कशन हम करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन इन अमाइन, अभी अगले वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस रिएक्शन विल नॉट अकर, बट इसकी एक्सप्लेनेशन अभी दे रहे हैं। अमाइन चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहा हूं, वहीं पे दे रहा हूं। क्यों नहीं होगा इसका एक लॉजिक है, और क्यों होगा उसका भी एक लॉजिक है, दोनों समझाएंगे। हाँ बताइए, क्या डाउट है? हाँ 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 हाँ, एल्काइल हैलाइड में क्या बन रहा था? अच्छा, आप कह रहे हो एजीसीएल बनता था वहां पे, व्हाइट पीपीटी एजीसीएल का बनता था, समझ गया। तो यहां पे कोई सीएल नहीं है ना रिएक्ट करने के लिए, भाई यहां पे कोई एनाइन होना तो चाहिए एजी प्लस के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो अगर सीएल माइनस होता तो रिएक्ट कर जाता, पर नहीं है तो नहीं करेगा। जैसे यहां पे देखो, मरकरी के साथ सिल्वर था तो मरकरी का सिल्वर वाला प्रोडक्ट बना, बट यहां है ही नहीं सीएल तो नहीं करेगा। अगर टॉलेन के सामने सीएल है तो एजीसीएल बनेगा, बीआर है तो एजीबीआर बनेगा। चलिए, पेज काहे छोड़ोगे? फिजिकल प्रॉपर्टी, अच्छा हाँ पीडीएफ डाल देता हूं, रुको। फिजिकल प्रॉपर्टीज का वो डाला हूं आपको, पहले कि मैं तो पढ़ा ही दूंगा आपको, बट फिर भी आप चाहते हो तो लिख लो। एनसीईआरटी का स्निप है, लेके भी क्या करोगे, तुम्हें समझ थोड़ी आने वाला है। इनऑर्गेनिक क्वेश्चन नहीं भेजे हैं। चलो लिखो
अमाइन की, वो भी जा रहा है, चला जाएगा थोड़ी देर में। लिखो यहां पे अमाइन। लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड शॉर्टेस्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे छोटा चैप्टर है क्या? हाँ भेज रहे हैं। शॉर्टेस्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, अमाइन, है ना? हार्डली 2 लेक्चर लगेगा, खत्म हो जाएगा। हाँ पहले ये कर ले, डाइजोनियम से पहले ईथर पढ़ा दूंगा, कल के क्लास है, वेडनेसडे बोला है, वेडनेसडे पढ़ाऊंगा अमाइन। अब आ जाओ अमाइन चैप्टर में। सबसे पहले किसी भी चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लीजिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कैसे बनता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे अमोनोलिसिस। फर्स्ट रिएक्शन इज अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस के ब्रैकेट में लिखना रिएक्शन विथ अमोनिया की बात हो रही है। अमोनोलिसिस का मतलब रिएक्शन विथ अमोनिया, NH3 की बात हो रही है, रिएक्शन विथ अमोनिया। दिस इज अमोनोलिसिस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अमाइन चैप्टर में सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके पास अमोनोलिसिस आएगा। अब अमोनोलिसिस समझते हैं, बोर्ड पे देखिए। मान लीजिए कोई हमारे पास एल्काइल हैलाइड है RCl, इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करा रहे हो। इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करा रहे हो। बोर्ड पे देखिए, इस चैप्टर में मैंने सारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिएक्शन होगा, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमोनिया या उसका डेरिवेटिव होगा। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कभी भी अमोनिया या डेरिवेटिव का रिएक्शन आए तो वाटर रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, अमोनिया रिलीज होगा, N2 रिलीज हो सकता है, HCl रिलीज हो सकता है। तो छोटे छोटे कंपाउंड्स एलिमिनेट होते हैं। बेसिकली नाइट्रोजन का कोई भी रिएक्शन हो तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा कंपाउंड यहां से एलिमिनेट हो सकता है। यहां पे अब जरा बोर्ड पे देखो, क्या इस रिएक्शन में आपको देख रहा है कि अगर मैं यहां से H और यहां से Cl हटा दूं तो HCl आराम से एलिमिनेट हो जाएगा? तो HCl एलिमिनेट करा दो। तो जैसे ही HCl एलिमिनेट कराओगे तो क्या आपके पास RNH2 प्लस HCl बन जा रहा है? ठीक है, तो आपके पास क्या था? सबसे पहले एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड से आपने क्या बना दिया? एमाइन। ठीक है, बाय जस्ट हीटिंग विथ अमोनिया या बस बाय जस्ट रिएक्शन विथ अमोनिया। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को, अमोनिया की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं अमोनोलाइसिस। अमोनिया की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं अमोनोलाइसिस। अगर मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करा दूं, मान लो RCl के बजाय इसकी रिएक्शन में अल्कोहल से करा देता हूं, रटना नहीं है, फिर से देखो, जब भी अमोनिया या उसका रिएक्शन होगा क्या वो रिलीज होगा? क्या रिलीज होगा? यहां से वाटर, क्योंकि यहां से H यहां से OH, तो वाटर रिलीज करा दो। तो वाटर रिलीज कराओगे तो ये बन जाएगा RNH2 का अमाइन, एंड सिंपली आपके पास वाटर रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शन भी अमोनिया की रिएक्शन है और अमोनोलाइसिस ही कही जाएगी। ये तो 1 स्टेप रिएक्शन हुआ। क्या अबे जा रहा है यार? तुम परेशान आत्मा क्यों हो इतनी? बेंच हिलाते रहता है, तुम फिर भी साथ में बैठते हो। चलो मान लो एक और रिएक्शन आप लिखते हो एग्जाम्पल के तौर पे। इसके रिएक्शन आप लिखोगे, मान लो CH3 CH2 Cl के साथ। इसकी रिएक्शन आप सबसे पहले अमोनिया से कराओ। तो एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेट करने के लिए हमेशा टेम्परेचर देना पड़ता है, बिना टेम्परेचर के एलिमिनेट नहीं होगा। HCl एलिमिनेट हो रहा है, वाटर एलिमिनेट हो रहा है, टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब आ जाओ, तो जब आप टेम्परेचर दोगे तो क्या यहां से HCl रिलीज होगा, और HCl रिलीज होकर क्या बन जाएगा? NH2। क्या साइड में क्या बन गया आपके सामने? HCl। साइड में आपके सामने बन गया है HCl। ठीक है,
व्हाट इफ, अब अपना कॉमन सेंस यूज करना, व्हाट इफ मैं यहां पे CH3Cl डाल रहा हूं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है? तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमेशा एलिमिनेशन करेगा, हमेशा एलिमिनेशन करा दो, यहां से H यहां से Cl, भाई एलिमिनेशन करेगा, तो यहां से H यहां से Cl, क्या बन जाएगा आपके सामने? CH3 CH2, एलिमिनेशन होने के बाद क्या ये बन जाएगा और HCl एलिमिनेट हो गया है, क्या 2 डिग्री अमाइन बन गया? ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं इसमें CH3Cl अभी और डाल दूं, तो क्या फिर से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन हमेशा ऐसे ही होगी, यहां से H यहां से Cl, तो अब क्या ये 3 डिग्री अमाइन बन गया है? तो CH3N यहां CH3 और यहां CH3, 3 डिग्री अमाइन बन गया। व्हाट इफ अगर मैं इसकी फर्दर रिएक्शन CH3Cl से करा दूं, अब क्या होगा? अरे भाई, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, और यहां पे क्या डेल प्लस है, क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस डेल प्लस पे अटैक करेगा? तो क्या 3 डिग्री के बाद 4 डिग्री अमीन बनेगा, जिसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमीन। तो यहां पे देखो CH3 CH2, नाइट्रोजन के पास पहले से मिथाइल है, ये नाइट्रोजन के पास पहले से मिथाइल है, क्या ये नया ऐड हो गया है, और क्या Cl विल लीव एज अ लिविंग ग्रुप? बहुत बढ़िया, फुटबॉल खेलो तुम पर उधर बैठ के आराम से। दिस इज योर 1 डिग्री अमीन, दिस इज योर 2 डिग्री अमीन, दिस इज योर 3 डिग्री अमीन, एंड दिस इज योर 4 डिग्री या क्वाटरनरी अमीन। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहीं भी दिखे, सीधा दिमाग में आना चाहिए एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कुछ भी हो सकता है, HCl, वाटर, N2, CO2, एनीथिंग, वो रिएक्टेंट में फाइंड आउट करना है। नाइट्रोजन का चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जल्दी लिखो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं PYQ का। वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 10 सेकेंड। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सारे ही पाई बॉन्ड है? क्या कभी आप ऐसा सोच सकते हो कि सिग्मा के बिना पाई बन जाएगा? भाई, कंपाउंड में बिना सिग्मा के पाई कैसे बनेगा? बट ये क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स ओनली पाई बॉन्ड या ऑल पाई बॉन्ड? भाई तुम लोगों ने रट रखा है यार PYQ। मतलब बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। क्यों? दिस इज इट, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। तो जनरली अगर आपको एमओटी चमके नहीं एग्जाम में मान लो, तो ये तो समझ ही नहीं आएगा, लगेगा गलत क्वेश्चन है कि भाई किसी कंपाउंड में बिना सिग्मा के पाई कैसे आ सकता है। बट आपने डायग्राम जब एमओटी का बनाओगे, क्योंकि डाई एटॉमिक मोलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मोलिक्यूल का मतलब एमओटी लगेगा, एमओटी लगेगा, जैसे ही C2 का एमओटी बनाओगे, उसमें जो दोनों बॉन्ड बनते हैं वो पाई स्टार से बनते हैं, पाई से बनते हैं, नॉट पाई स्टार, पाई से बनते हैं। ठीक है, आप अगर मैं C2 का बनाऊं, तो किसी भी डायग्राम में ये 4 डब्बे फिक्स होते हैं। C2 के लिए क्या 2-1-2-1 सिस्टम फॉलो होगा? C2 के लिए 2-1-2-1 सिस्टम फॉलो होगा, है ना? अब C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 8 हो गया, यहां पे 9 10 11 12, ये सिग्मा सिग्मा स्टार को कैंसिल किया, पाई पाई स्टार के इफेक्ट को कैंसिल किया, बचा क्या? क्या क्या बेटा, ये पाई 2px और ये पाई 2py बचा है। पाई 2px क्या ये बेटा पाई बॉन्ड बनाएगा? ये भी सारे पाई बॉन्ड बनाएगा, इसके जितने बॉन्ड है सब पाई बॉन्ड बनाएगा।
ठीक है, बाकी N2 में देख लो कहीं भी पाई नहीं बन रहा, वो सब लास्ट वहां सिग्मा में जाके एंड कर रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, ये हो गया। एक और क्वेश्चन, बोर्ड पे देखो, मान लो अब मैं एक अल्कोहल ले रहा हूं, CH3 CH CH3, यहां पे लगा दो OH। इसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया से कराई है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अमोनिया से रिएक्शन कराया है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या अमोनिया या उसका डेरिवेटिव में वाटर रिलीज होता है? वाटर रिलीज होगा तो यहां पे आपके सामने CH3 CH, यहां पे CH3, यहां पे NH2 बन जाएगा, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है? वाटर। ठीक है, व्हाट इफ अगर मैं इसके आगे CH3Cl डाल देता हूं? भाई अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड मिक्स है, क्या अब क्या रिलीज होगा? क्या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड HCl रिलीज हो रहा है यहां से? ये टूट और गया, क्या कह सकते हैं, सिलेबस खत्म हो गया, अब तोड़ा जा सकता है। नहीं नहीं, क्या ये आपके सामने 2 डिग्री अमीन आ गया? 2 डिग्री अमीन में अगर आप फिर से CH3Cl डालोगे तो क्या फिर से 3 डिग्री अमीन बनेगा? CH3CH ऊपर CH3, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे क्या बन जाएगा? CH3 और CH3। क्या इसमें फिर से CH3Cl डालोगे अगर मान लो, तो क्या ये क्वाटरनरी अमीन बन जाएगा? तो आपके सामने इस तरह से अमोनोलिसिस की रिएक्शन आती है। जब भी अमोनिया या उसका डेरिवेटिव का रिएक्शन आए, शॉर्ट ट्रिक यूज कर लिया करो, कोई ना कोई चीज रिलीज होगा बस। अब यहीं पे एक डब्बा बनाओ, और इस डब्बे में एक छोटा सा रिलेशन है, बस लिखो ROH या RCl, इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करा रहे हो, मान लो ये एक्सेस में लिखा हो तो प्रोडक्ट क्या होगा? सिमिलरली RCl की अमोनिया से रिएक्शन कराओगे, अगर ये एक्सेस में लिखा है तो क्या होगा? बोर्ड पे देखो, दोनों में अब एक्सेस वाले जो है वो क्या क्या होगा बताओ। अगर ये एक्सेस में है तो इसका कंपोनेंट ज्यादा पाया जाएगा प्रोडक्ट में, और अगर ये एक्सेस में है तो इसका कंपोनेंट ज्यादा पाया जाएगा। देखो, जब भी मैंने बोला है अमोनिया या उसका डेरिवेटिव का रिएक्शन हो तो क्या रिलीज होगा? सबसे पहले HCl रिलीज होगा, और HCl रिलीज होगा आपके सामने बन जाएगा RNH2। क्या यही रिलीज होगा? लेकिन जब अमोनिया एक्सेस में है, अमोनिया एक्सेस में है, तो आपके सामने क्या रिलीज होगा? ये बन जाएगा RNH4 प्लस Cl माइनस। जब एल्काइल हैलाइड आपका एक्सेस में है तब तो ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेकिन जब आपने अमोनिया एक्सेस में कर दिया तो क्या वो क्वाटरनरी पे जाके रुक रहा है? जब आपने अमोनिया पूरा ही दे दिया तो हर बार एलिमिनेट करेगा, एलिमिनेट करेगा, एलिमिनेट करेगा, एलिमिनेट करेगा, और जाके क्वाटरनरी बनाएगा। तो RNH4 प्लस Cl माइनस। उल्टा हो गया, वही कह रहा हूं मैं, इसमें एक्सेस बदल दो या तो प्रोडक्ट बदल दो, ये बदलना आसान है। उल्टा हो गया, यहां पे बनेगा आपके सामने RNH4 प्लस एंड Cl माइनस, यहां पे बनेगा RNH2। अब अमोनोलिसिस के बाद आपको लिखना है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। आपने पढ़ा हुआ है स्टीफन रिडक्शन में, यही तो पढ़ा है।
कहां पे, रुको यार दोबारा ही लिखो इसको, मिटाओ इसको। अब देखो यहां पे, एक बार आपके सामने RCl एक्सेस में है, तब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट लिखना है। एक बार RCl में अमोनिया को एक्सेस रखोगे तो प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो अब सोचो, RCl एक्सेस में है तो सबसे पहला रिएक्शन तो हो ही जाएगा भाई, RNH2 तो बन ही जाएगा। लेकिन इस RNH2 में क्या RCl अभी भी पड़ा हुआ है? तो क्या फिर से HCl निकलेगा? तो क्या R2NH बनेगा? फिर से RCl पड़ा हुआ है तो क्या R3N बनेगा? फिर से RCl पड़ा हुआ है तो क्या बनेगा? R4N प्लस। तो यहां पे बन जाएगा R4N प्लस Cl माइनस, बन गया। अच्छा, अब देखो ये एक्सेस में था, बनता चला गया। लेकिन मान लो अमोनिया एक्सेस में है, तो बोर्ड पे देखो RCl और अमोनिया एक्सेस में है, तो क्या ये सारे के सारे R को कंज्यूम कर जाएगा? क्योंकि ये एक्सेस में है, ये सारे के सारे इसको कंज्यूम कर जाएगा, तो क्या एक बार ही रिएक्शन हो पाएगा? सारे के सारे R को कंज्यूम कर गया, क्या एक बार ही रिएक्शन होगा और आपके सामने बन जाएगा RNH2। अब लिखो सेकेंड, रिडक्शन ऑफ NO2। और रिडक्शन ऑफ NO2 तीन मेथड से होता है, H2 निकल कॉमा प्लेटिनम कॉमा पैलेडियम, आपने पढ़ा हुआ है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। Sn प्लस HCl आपने पढ़ा हुआ है स्टीफन रिडक्शन। एक और होता है Fe प्लस HCl, ये भी तो है मेटल प्लस एसिड। तो ये इसका कोई नाम नहीं है, जैसे इसका नाम है इसका कोई नाम नहीं है, और ये हमने अभी अभी लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। लिखो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। यहां भी आपके सामने सेम रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, और आपके सामने होगा Sn प्लस HCl, यहां भी स्टीफन काम करेगा, और आपके सामने होगा मेटल प्लस एसिड Fe प्लस HCl। हाँ बेटा भेज देंगे, आप पढ़ाई पे फोकस करो। यहां पे देखो आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, फिर सेम रिडक्शन यहां पे है। अब एक काम करता हूं, हालांकि ये दोनों पढ़ चुके हैं, बट इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप याद रख जाएंगे, इन दोनों को फिर से आपको क्वेश्चन कराते हैं। इन दोनों का रिडक्शन के यहां पे क्वेश्चंस लिखो, नाइट्रो के भी और नाइट्राइल के भी, दोनों के। नाइट्रो के क्वेश्चन पहले लिखो। मान लो यहां पे बेंजीन बना हुआ है और यहां पे NO2 बना हुआ है, इसकी रिएक्शन आपने H2 निकल प्लैटिनम और पैलेडियम से करा दी। इसका रिएक्शन अगर आपने Sn प्लस HCl से कराया या फिर मेटल प्लस एसिड से कराया। सिमिलरली आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, मान लो नाइट्रो, इसका रिडक्शन आपने कराया या तो LiAlH4 से, या तो आपने कराया H2 निकल प्लैटिनम पैलेडियम से, या फिर इसने आपने कराया Sn प्लस HCl से, ठीक है, या फिर एक बीबी रिडक्शन करके पढ़ाया था, सोडियम इथेनॉल। देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, हाइड्रोजन ऐड करना काम है, सारे रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे और ऑक्सीजन रिमूव करेंगे।
तो यहां से हाइड्रोजन ऐड करेंगे और ऑक्सीजन रिमूव करेगा आपके सामने NH2। सिमिलरली हाइड्रोजन ऐड करेगा यहां से NH2। सिमिलरली एमेटल प्लस एसिड हाइड्रोजन ऐड करेगा NH2। C ट्रिपल बॉन्ड N में H ऐड कराओगे तो CH2NH2। ट्रिपल बॉन्ड टूट के HH ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, HH ऐड हो जाएगा। यहां भी मेटल प्लस एसिड H2 गैस निकालेगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट के HH ऐड हो जाएगा। यहां मेटल प्लस बेस BB रिडक्शन HH ऐड हो जाएगा। तो हर रिडक्शन में आपके पास H और H ऐड हो जा रहा है। टाइम हो गया क्या? चलो, तो कल अमाइन जो है छोटू सा है, और मतलब इसमें नेम रिएक्शन है 3-4, वो इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलिमाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ये सब इसके इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शन कल करेंगे। ठीक है, और कल ये चैप्टर फिनिश करके, छोटा सा है, ईथर आपका फिनिश हो जाएगा कल। ठीक है, चलिए, थैंक यू। फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल अगले वीक में अपन 2 लेक्चर लेंगे बायोमोलिक्यूल के। बायोमोलिक्यूल के टोटल 12 ही रिएक्शन है, ओनली 12। ठीक है, मेजरली हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस हम सबको पता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट उसमें क्या है ना, मोलिक्यूल बड़े बड़े है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो उससे थोड़ा डरना नहीं है। बाकी पढ़ चुके हो तो याद ही होगा स्ट्रक्चर, मुझे तो इतना भरोसा है। क्या नहीं यार, कितना पढ़ोगे? तो में से किसको किसको लाइब्रेरी का कार्ड मिल गया? लाइब्रेरी का कार्ड मिल गया है? हाँ, नहीं चाहिए? कितने लोगों को लग रहा है कि रिक्वायर्ड है उनको, मतलब अर्जेंट है एकदम, बिना लाइब्रेरी कार्ड के चल नहीं पा रहा है? बताओ बताओ बताओ। नहीं, जैसे यहाँ पर भी लाइब्रेरी वाली फैसिलिटी तो यहाँ भी मिली जा रही है, तो जो लोग यहाँ बैठ के पढ़ ले रहे हो दैट इज वेल एंड गुड। जिनको लग रहा है कि स्पेसिफिकली लाइब्रेरी ही चाहिए, ऐसे कितने लोग हैं?